चाहे आम जिंदगी हो या फिर दो देशों के बीच लड़ी जा रही जंग, एक बात तो साफ साफ निकल कर आती है, वो ये कि जंग किसी और के भरोसे नहीं लड़ी जा सकती। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है और ये यूक्रेन को अब साफ समझ में आ रहा है, क्योंकि शुरुआत में उसे लगा कि शायद अमेरिका मदद के लिए आ जाएगा, शायद नेटो देश मदद के लिए आएंगे, शायद रूस के खिलाफ पूरा का पूरा जो यूरोप है वो एकजुट हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। 10 दिन बीत गए हैं और ये लड़ाई जारी है। कीव की ये तस्वीरें दुनिया को याद दिला रही हैं कि क्यों जंग को आखिर तक रोकने की कोशिश करनी चाहिए। हर ध्वस्त इमारत, अपार्टमेंट से निकलता ये धुआं, बमबारी के बाद जलते ये घर कीव के बिखरने की कहानी बयां करते हैं। सवाल है कि क्या इसी बर्बादी के डर से नाटो ने जंग में यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया है? क्या एटमी युद्ध के डर ने नाटो को यूक्रेन से दूर रखा हुआ है? यूक्रेन रूस के खिलाफ अकेला लड़ रहा है। दुनिया को बता रहा है कि अमेरिका और नाटो ने अगर हिम्मत दिखाई होती तो वो रूस का एक दो नहीं बल्कि उसके आसमान में उड़ने वाले हर लड़ाकू विमान को ढेर कर देता, लेकिन अफसोस नाटो ने उसे दगा दे दिया। नाटो को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की इस कदर भड़के हुए हैं कि उन्होंने शुक्रवार को हुए नाटो सम्मेलन को कमजोर और कंफ्यूज करार दे दिया। नाटो के यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित न करने पर राष्ट्रपति जेलेंस्की भड़के हुए हैं। एक वीडियो संदेश में जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन में नो फ्लाई जोन न लागू करके नाटो रूस को खुली छूट दे रहा है कि वो यूक्रेनी शहरों और गांव पर बम बरसाए। Ми вважаємо, що країни НАТО самі створили наратив, що начебто закриття неба над Україною спровокує пряму агресію Росії проти НАТО. Це самогіпноз тих, хто слабкий, невпевнений, внутрішньо. Хоча може володіти зброєю у рази сильнішою, ніж... दरअसल नाटो महासचिव ने यूक्रेन की नो फ्लाई जोन की डिमांड को सिरे से खारिज करते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा करने से यूरोप में रूस के साथ बड़े पैमाने पर जंग शुरू हो सकती है। इसीलिए नाटो सदस्य देशों ने फैसला किया है कि यूक्रेन के ऊपर नाटो के विमान नहीं उड़ेंगे। One of the responsibilities we have, even as we are doing everything we can to give the Ukrainian people the means to defend themselves effectively against Russia, we also have a responsibility, as the Secretary General said, to ensure that the war doesn't spill over even beyond Ukraine. And again, because I think he put it so well, as he noted, the only way to actually implement something like a no-fly zone is to send NATO planes into Ukrainian airspace and to shoot down Russian planes, and that could lead to a full-fledged war. In Europe, President Biden has been clear that we are not going to get into a war with Russia, but we are going to tremendous lengths with allies and partners to provide Ukrainians with the means to effectively defend themselves. And of course, we're seeing every single day their extraordinary heroism, as well as very real results in what they're doing to achieve that. लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की नाटो और अमेरिका की इस दलील से सहमत नहीं है और मानते हैं कि ये रूस से ज्यादा शक्तिशाली नाटो की कमजोरी का प्रतीक है। दरअसल जेलेंस्की चाहते हैं कि नाटो देश यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करें। नो फ्लाई जोन उस इलाके को कहते हैं जहां किसी अनधिकृत विमान को उड़ने की इजाजत नहीं होती। आमतौर पर ये इलाका सैन्य ताकतें तय करती हैं। युद्ध या संकट के समय ऐसे जोन बनाए जाते हैं। नो फ्लाई जोन में किसी तरह के विमान को ऑपरेट करने की इजाजत नहीं होती। इसके उलट एयर स्पेस बंद करने से सिर्फ कॉमर्शियल विमानों पर रोक लगती है। पश्चिमी देशों ने 1991 के खाड़ी युद्ध के बाद इराक के कई हिस्सों में नो फ्लाई जोन बनाया था। 1993 से 95 के बीच बोस्निया में सिविल वॉर के दौरान भी नो फ्लाई जोन बनाए गए थे। 2011 में लीबिया में गृह युद्ध के दौरान भी नो फ्लाई जोन घोषित किए गए थे। इसी आधार पर जेलेंस्की यूक्रेन में भी ऐसा ही चाहते हैं, लेकिन नाटो को डर है कि यूक्रेन में नो फ्लाई जोन घोषित करने से रूस के साथ उसका सीधा सैन्य संघर्ष शुरू हो सकता है। अभी जो तनाव यूक्रेन तक सीमित है वो पूरे यूरोप तक फैल सकता है, क्योंकि नो फ्लाई जोन घोषित करने का सीधा मतलब ये भी होगा कि नाटो पायलट रूसी एयरक्राफ्ट को उड़ा सकेंगे। बात यहीं तक नहीं है, नाटो को अपने मिशन को सपोर्ट करने के लिए रिफ्यूलिंग टैंकर्स और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस एयरक्राफ्ट भी तैनात करने पड़ेंगे। इनकी सुरक्षा के लिए नाटो को रूस और बेलारूस में जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को नष्ट करना होगा, उससे तनाव और बढ़ जाएगा।
लेकिन जेलेंस्की अड़े हुए हैं और नाटो देशों पर दबाव बनाने के लिए सीधे यूरोप की जनता का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी एक कोशिश में उन्होंने रूस के हमले का विरोध करने वालों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया और यूरोपीय देशों पर तंज कसा कि अगर यूक्रेन नहीं रहा तो यूरोप भी नहीं रहेगा। Сьогодні відбувся саміт НАТО. Слабкий саміт, розгублений саміт. Саміт, на якому видно, що не всі вважають боротьбу за свободу для Європи метою номер один. Усі люди, які загинуть від цього дня, загинуть також і через вас. Через вашу слабкість, через вашу роз'єднаність. Сьогодні керівництво Альянсу дало зелене світло для подальшого бомбардування українських міст та сел, відмовившись зробити безпольотну зону. Ви могли закрити небо, але... तो जिस नाटो में शामिल होने के लिए जेलेंस्की ने पुतिन को नाराज किया, उस संगठन के साथ उनके मतभेद रोज बढ़ते जा रहे हैं, जिसे रूस ने एक नया एंगल दे दिया है। रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस और नाटो में लड़ाई भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। रूस की बातों को यूरोपीय देश कितनी अहमियत देते हैं, उसे इसी बात से समझा जा सकता है कि पुतिन की एटमी युद्ध की धमकी के बाद से यूक्रेन के आसपास के यूरोपीय देश डरे हुए हैं। मध्य यूरोपीय देशों में तो एक अलग तरह की बेचैनी है। रूस के परमाणु अलर्ट आने की खबर के बाद से मध्य यूरोपीय देशों में आयोडीन की खपत बढ़ गई है। बुल्गारिया में पिछले कुछ दिनों में ही साल भर की आयोडीन बिक गई। लोगों का मानना है कि अगर परमाणु हमला हुआ तो आयोडीन उन्हें रेडिएशन से बचा लेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, पोलैंड से लेकर बुल्गारिया तक के लोग इस समय पासपोर्ट दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। लोग अपनी गाड़ियों के फ्यूल टैंक को फुल कराकर अतिरिक्त ईंधन साथ में रख रहे हैं ताकि किसी भी समय अगर देश छोड़ने की नौबत आए तो वो वहाँ से भाग सके। यानी पुतिन के तेवरों से यूरोप डरा हुआ है। नाटो ने यूक्रेन की एक हद से आगे मदद करने से इनकार कर दिया है, जिसने यूक्रेन की तकदीर को पुतिन के हवाले कर दिया है।